मेटल्स के इलेक्ट्रॉन के लिए जो डिफरेंट टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, उसकी वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा देखें, गिलवानिक सेल की बेटा जी पहली बार डेफिनेशन आप में से किस बच्चे को नहीं आती, बताएं। That type of chemical cell or an electrochemical cell that converts the chemical energy. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे नहीं हो रहे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की जो एनर्जी थी केमिकल एनर्जी, उसको किसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अब बिजली वही इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एलिमेंट के पास जा रहा है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे आयन के पास जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नहीं जा रहे, ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन आपने उससे क्या बना ली, बिजली बनाई नहीं बनाई। तो क्या एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करे, किससे, केमिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये देखें, द सेल व्हिच इन्वॉल्व्स स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही नहीं हो रही, जिंक सेल में क्या होती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, और जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना यार, तो इसमें ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे में रिडक्शन होती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा नहीं हो रहा। तो याद रखना, दैट टाइप ऑफ सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड गिलवानिक और वोल्टिक सेल। बहुत सारी डेफिनेशन है, जो पसंद आए कर लेना। क्लियर हो गया? अब जरा बेटा गौर से सुनना, को बंदा आपसे ये पूछ सकता है कि इसका नाम वोल्टिक सेल क्यों रखा, तो द नेम गिलवानिक सेल गलवा के नाम से, ठीक है। तो द नेम वोल्टिक इज गिवन टू दिस सेल बिकॉज अल्सेंड्रो वोल्टा डिस्कवर्ड फर्स्ट सच सेल, डिस्कवर्ड दिस सेल फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले उसने इसको डिस्कवर किया था। ये किताबी बातें हैं, जरूरी मैं नहीं मानता, लेकिन क्योंकि लिटरेचर में लिखा हुआ था मान जाए। अल-बरूनी, जाबिर बिन हयान, इन लोगों की बुक्स पढ़े तो वहां से भी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन बिकॉज वो उनको जबीर के नाम से लिखते हैं आप गोरे, और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे आबा व अजदाद की रिसर्च अब वो यूज करके हम पे को बता रहा है। रात को बुजुर्ग भी कह रहे थे, लेकिन हमें एहसास ही नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सो पहली चीज बेटा, इसका नाम, वजह तस्मीया क्या है इसकी, तो बिकॉज अल्सेंड्रो वोल्टा वो पहला बंदा था जिसने सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, समझ आया नहीं यार? सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द वोल्टिक सेल। प्रॉब्लम किस, इंग्लिश केमिस्ट फ्रेडरिक डैनियल कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट, उसने डिस्कवर किया था कि ऐसा सेल होता है, बिजली पैदा हो सकती है ना, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन था, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो उसका मतलब हम उसे वायर से भी फ्लो करवा सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किसने, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वोल्टा ने। प्रैक्टिकली किसने इंप्लीमेंट किया था, डैनियल। थोड़ी सी हिस्ट्री है ये, तो 2 पॉइंट हिस्ट्री के। द इंग्लिश केमिस्ट फ्रेडरिक डैनियल कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट वोल्टिक सेल यूजिंग जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ये सबसे पहला सेल था। ठीक है जी। Therefore, this cell that we are studying is called, named as Daniel cell. A Galvanic or Daniel cell is shown in the figure. तो 2 पॉइंट ठीक है। और ये पहला सेल जो बनाया था डैनियल ने बनाया था, इसलिए हम इसको डैनियल सेल भी कहेंगे। ठीक है, तो गिलवानिक सेल या डैनियल सेल की जो शक्ल है वो आपको हम दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर कितने 2 हाफ सेल्स होते हैं। जिंक की रॉड को किसके अंदर डुबोएंगे, जिंक सल्फेट में, उसी के सॉल्ट में। कॉपर की रॉड को किसमें डुबाएंगे, कॉपर, और एक सॉल्ट ब्रिज होगा जो कि सॉल्यूशंस को, देखो बेटा आपने मेटल्स को तो कनेक्ट कर दिया, किसके जरिए से, तार के जरिए से। जिंक की रॉड को किससे जोड़ दिया, कॉपर की रॉड से। ये कॉपर के आयन को, ये जो रॉड है ना, ये जो एक्सटर्नल सर्किट है ना, सुन रहे हो, ये किसको जोड़ेगा, कॉपर के आयन को इस जिंक मेटल के साथ जोड़ेगा। और ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना, इस रॉड को किससे जोड़ेगा, इस सल्फेट से जोड़ेगा। ये तार क्या कर रही है, कॉपर आयंस को किससे जोड़ रही है, रॉड से। और ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या कर रहा है, ये इन सल्फेट आयंस को किससे जोड़ रहा है, जिंक से। ये सल्फेट आयंस जाके इस जिंक के साथ मिलकर ये Zn2 पावर जो बनेगा ना, ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन छीनेगा जिंक से
वो Zn2 पाउडर में चेंज होगा, ये सल्फेट यहां से चढ़ के जाके उसके साथ मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज से कौन मूव करेंगे? सल्फेट आइंस, जो कि इस इन जिंक आइंस के साथ जाकर, जो कि यहां बनेंगे, ये आस्ता आस्ता खत्म होगी, इसके अंदर घुलेगी, और ये जो कॉपर है इसके ऊपर चढ़ते जाएंगे। बताओ आस्ता आस्ता ये रॉड मोटी होगी नहीं होगी? तो जो एक्सटर्नल सर्किट है, इट कनेक्ट्स द कॉपर आइंस विद द जिंक रॉड, विद द, समझ आ गया? द सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट्स द सल्फेट आइंस इन द सॉल्यूशन विद द जिंक रॉड। नहीं समझे? विद द जिंक आइंस। समझ आया? नहीं आया मेरे ख्याल में। तो सॉल्ट ब्रिज से आइंस उधर जाएंगे और वायर से इलेक्ट्रॉन्स वहां से इधर आएंगे। ठीक है, ये एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट की बात समझ आ गई है? ये जो, अच्छा जी, शक्ल याद रहेगी। 3 पॉइंट्स हिस्ट्री के। सबसे पहले अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने डिस्कवर किया था, डैनियल ने सबसे पहला सेल बनाया था, और कौन सा? जिंक एंड कॉपर का सेल, जिसमें जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हुए थे। फिर उसके बाद डैनियल सेल, और जिसकी शक्ल आपको दिखा दी। तो कितने हिस्से हैं इसके? इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 हाफ सेल है, सॉल्ट ब्रिज है, वोल्ट मीटर लगा हुआ। वोल्ट मीटर क्या बताएगा कि बिजली पास हुई या नहीं हुई? गिलवानोमीटर भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन बहुत लो, जिसे कहते हैं पावर का बल्ब लगाना पड़ेगा। आप एलईडी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लो, जिसे कहते हैं उसकी पावर। चले आगे। ये बेटा जी मैंने भी आपको समझाया कि ऐसा कैसे हुआ, तो पता तो आपको भी था, लेकिन अब आपने सोचना भी शुरू कर दिया। अब मेरे बच्चों जरा बात गौर से सुनना। गिलवानिक सेल या डैनियल सेल। एक गिलवानिक सेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। पहले बेटे मैंने हिस्ट्री बताई, फिर शक्ल बताई, अब उसके पार्ट्स। पहला हाफ सेल जो है, जिसे हम जिंक हाफ सेल कहते हैं, पहला क्या? जिंक हाफ सेल। उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? जिंक रॉड डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन। तो ये 1M का क्या मतलब है? ये अहमद, 1M का क्या मतलब है? हाँ जी, कि आपका ये जो सॉल्यूशन है ना, इसके 1 डेसीमीटर क्यूब में आपको जिंक सल्फेट के कितने मोल्स मिलेंगे? मोलैरिटी दी हुई है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है कि 1 मोलर ZnSO4 के सॉल्यूशन में आपने जिंक रॉड को डिप करना। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? ये आपका जिंक हाफ सेल है। समझ आया? पास में ना आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हो? पहले पॉइंट को, इस पहले पॉइंट को क्या कह सकते हो? मैं शॉर्ट करके इसको लिखूं ना, तो आई विल से दैट दिस इज जिंक, ZnIC, जिंक हाफ सेल। ये क्या होगा? कॉपर हाफ सेल। जिंक हाफ सेल क्या जी? ए जिंक बार डिप्ड इनटू ए 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक की रॉड उसी के सॉल्यूशन में डिप्ड होगी। ए कॉपर बार डिप्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम किसी को? फिर सॉल्ट ब्रिज आएगा नहीं आएगा? ये उसके पार्ट्स हैं। तो ए सॉल्ट ब्रिज विच इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और वो क्या होगा? इनर्ट होगा। वो बेटे आपके सल्फेट से केमिकल रिएक्शन है, बस सिर्फ उसको यहां से यहां मूव करवाएगा, बस। क्लियर हुआ? तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है? एक आपका सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट, वो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, और उसका वो इनर्ट होता है। जैसे आपके इलेक्ट्रोज इनर्ट थे ना, इसी तरह आपका ये सॉल्यूशन भी क्या होगा? इनर्ट होगा। ये यहां से सिर्फ सल्फेट आइंस को यहां से यहां जाने देगा, बस। कैन ट्रेवल फ्रॉम 1 हाफ सेल टू द अदर हाफ सेल इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। ये इसकी डेफिनेशन है, सॉल्ट ब्रिज की। प्रॉब्लम किसी को? सो बेटा जी आ जाए जरा आप लोग। सो पहली बार बेटा हमने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री के बाद उसकी फिगर देखी, अब उसके पार्ट देखने हैं। पहला जिंक हाफ सेल है, दूसरा कॉपर हाफ सेल है, तीसरा सॉल्ट ब्रिज है। तो कोई बंदा सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन पूछ ले तो आपने बताना है डिवाइस थ्रू विच ions can travel from one half cell to the other half cell, from one compartment of the galvanic cell to the other compartment of the galvan। 2 कंपार्टमेंट में ना, ठीक है। तो ए सॉल्ट ब्रिज विच इज, अब इसकी कंस्ट्रक्शन ये है, ये उसका स्ट्रक्चर है सॉल्ट ब्रिज का, कि इट इज इन्वर्टेड यू। देखें ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, देख रहे हैं? यू शेप ट्यूब। तो कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन नहीं करता आपके आयंस के साथ, सच KCl ये नहीं मिलता।
इस आयंस डू नॉट रिएक्ट। आप समझ आ गए इनर्ट का क्या मतलब है कि इसके आयंस नहीं मिलते रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोड्स और विद द आयंस इन द सॉल्यूशन। ना इलेक्ट्रोड्स के साथ रिएक्ट करेंगे ना आयंस के साथ इन द सॉल्यूशन रिएक्ट करेंगे। इट मेक्स द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉल्यूशंस थ्रू व्हिच आयंस कैन मूव। तो ये एक कॉन्टैक्ट बनाता है किसके दरमियान में, सॉल्यूशंस के दरमियान में, और इसके जरिए से सिर्फ आयंस मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द सल्फेट सॉल्ट ब्रिज के जरिए से यहां जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस तार के जरिए से यहां आते हैं। प्रॉब्लम किसी क्लियर हो गया। सो बेटा जी तीसरा जो आपकी चीज आपको चाहिए थी दैट इज ए वोल्टमीटर टू फॉर द इंडिकेशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट। प्रॉब्लम किसी ईच कंपार्टमेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड ऑफसेल। ये अब आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है। कहता है कि thus a Daniell cells consist of two half cells joined in series। ऐसा ही नहीं है, सीरीज में जुड़े हुए। क्लियर है, सिलसिलावार क्लियर हो गया। ये दो हाफ सेल से मुश्तमिल होते हैं। अब आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। पहली बात, हर जो कंपार्टमेंट है उसे हम हाफ सेल कहते हैं और इसका मतलब Daniell सेल दो हाफ सेल्स के मिलने से बना हुआ है। व्हेन सर्किट इज कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि आपका एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन से कनेक्टेड हो और आपकी एक रॉड दूसरी रॉड से, ये सर्किट कंप्लीट हुआ। अगर मैं ये ऊपर की तार को काट दूं तो फिर भी सर्किट कंप्लीट है। एक कंप्लीट साइकिल बनेगा, एक कंप्लीट साइकिल बनेगा नहीं बनेगा। सॉल्ट ब्रिज हटा दूं तो फिर भी सर्किट कंप्लीट नहीं होता। तो व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड थ्रू द एक्सटर्नल वायर टू कॉपर रॉड। ये बेटा एक्सटर्नल, मैंने पहले कहा अभी इसकी वर्किंग है, ये क्या इसकी। So when the circuit is complete, electrons begin to flow from the zinc rod through the external wire to the copper rod. Thus the zinc half cell act as anode. अब बेटा मैं आपको बताता हूँ इसका एनोड क्यों कहते हैं। उस टाइम तो कहा था ना कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो दैट इज क्लियर हुआ। जिंक आयंस बन रहे हैं, कॉपर उसके साथ जुड़ा है तो पॉजिटिव चार्जेस प्रेशर करेगा। बेटा जी एक बात याद रखना, दिमाग खोल के, हमने पहले ये सपोजिशन की थी कि जो एनोड होगा उसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सी। तो जिंक के ऊपर, जिंक जो आपका इलेक्ट्रोड उस पर क्या हो रही है, ये कहा जाए नहीं, सॉरी मैं फिर गलत इंटरप्रेट कर गया कि जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है इट इज एक्टिंग एज कैथोड। क्यों कैथोड के तौर पर काम कर रहा है बेटा, मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं, जिंक वाले से ना। तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, मुझे जरा गौर से बताओ, वो इलेक्ट्रॉन्स को जिंक से खींच नहीं रहा। एनोड का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, ऑक्सीडेशन। द जिंक हाफ सेल एक्ट एज एनोड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को सक कर रहा है। और डेफिनेशन यही है कि वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द जिंक हाफ सेल, दैट इज एनोड। इट इज सकिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। और कॉपर हाफ सेल एक्ट एज कैथोड। प्रॉब्लम किसी को, नोट दैट हाफ सेल। क्लियर हो गया और समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो इट इज एनोड और इट इज द कैथोड। अच्छा, नोट दैट ए हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेटल रॉड डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। ये बेटा हाफ सेल की डेफिनेशन है कि जो आपका हाफ सेल है ना, गौर करें कि हर हाफ सेल जो है वो कंसिस्ट करता है, वो मुश्तमिल है किस पे, एक मेटल की रॉड जो कि डिप्ड है अपने ही सॉल्यूशन में, अपने ही सॉल्ट के सॉल्यूशन में। जिंक सल्फेट में डिप्ड होगी, कॉपर सल्फेट में डिप्ड होगी। क्लियर हो गया, आपको सिर्फ यहां तक की काफी है, फुल स्टॉप। बड़ा समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखें, एक सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आप लोगों के लिए कि स्केच ए वोल्टिक सेल लेबलिंग द कैथोड, द एनोड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितनी चीजें आपने लेबल करनी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यूज द फॉलोइंग केमिकल्स, केमिकल्स आपने यूज करना है। सिल्वर एंड जिंक, मतलब आपकी एक मेटल क्या होगी, सिल्वर होगी, दूसरी मेटल क्या होगी, जिंक होगी। अब मुझे आप ये बताएं, आपने दो हाफ सेल बनाने होते हैं, ऐसा ही है ना। तो जो आपका जिंक हाफ सेल होगा उसमें जिंक रॉड किसमें डूबी हुई होगी, अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट में।
अब जो सिल्वर है वो किसमें डूबी होगी? अपने ही सॉल्ट के सोल्यूशन में। अब यहाँ पे जो आपका सिल्वर है उसका कौन सा सॉल्ट है? सिल्वर नाइट्रेट। इसको क्या पढ़ेंगे? सिल्वर, ये नाइट्रेट रेडिकल है आपका। समझ आ गया नहीं आ गया? तो बेटा जी ये आपने बना लिया हाफ सेल। कौन सा? ये आपका सिल्वर हाफ सेल है और ये आपका जिंक हाफ सेल है। समझ आ गया? बनाने का तरीका पता या नहीं पता? किसको नहीं पता बोले? बोलो। कैसे बनाओगे? चलो मुझे कोई बनवाए इसी तरह। यहां पे सिल्वर हाफ सेल कौन बनाएगा? दो हाफ सेल, आपने दो बीकर बनाने। ठीक है, इधर भी एक बीकर बना देते हैं। बना दिया? ठीक है जी। इनके अंदर क्या डाल देंगे? साल्ट पाइप डालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा नाम रखा आपने इसका। ये तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। पेपर में पाइप लिख के आएगी ना। इसके अंदर क्या होता है? KCl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसी तरह और यहां पे क्या आ जाएगा? ठीक है, और यहां पे भी क्या आ जाएगी? रॉड आ जाएगी। ये हम वायर लगा देते हैं। यहां पे एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ जी बिजली बनी या नहीं बनी। क्लियर है? अगर मैं इसको सिल्वर कह दूं, इसको जिंक कह दूं, बताइए इसमें सोल्यूशन कौन सा होगा? Zn पॉजिटिव आयंस कौन सा होगा? Zn पॉजिटिव 2% वेट। क्लियर हो गया? समझ आया नहीं आया? और यहाँ पे सिल्वर और NO3 आ जाएगा, नाइट्रेट। सिल्वर पॉजिटिव 1 होता है बेटा। ठीक है, सिल्वर यहां जाएगा। क्यों जाएगा? अब हम ये देखते हैं। अब आप जरा आ जाए यहाँ पे। क्वेश्चन ये था, मटेरियल मिल गया आपको। अब आपका ये कौन सा हाफ सेल है? दिस इज द सिल्वर हाफ सेल। इसके अंदर AgNO3 है। दिस इज द सिल्वर हाफ सेल, दिस इज द जिंक हाफ सेल। अब आपको बेटे कैसे पता चलेगा कौन सी मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी या कौन सी? कॉपर का तो हमें पता था ना, कॉपर इलेक्ट्रॉन छीनता और जिंक छोड़ता है, ये था ना। तो जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। यहां कैसे पता चलेगा? हिंट भी दिया वो, हिंट पढ़े। जिंक इज मोर एक्टिव देन सिल्वर। क्या मतलब है इसका? हाँ, मेटल एक्टिव तब होती है जब वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज्यादा रखती है। तो मतलब जिंक में इलेक्ट्रॉन छोड़ने की सलाहियत सिल्वर के मुकाबले में क्या ज्यादा है। प्रॉब्लम किस चीज? चले तो इसका मतलब मुझे अब ये बताया, इलेक्ट्रॉन किस रॉड से किस रॉड की तरफ जाएंगे? समझ आ गया? तो दिस हियर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स विल गो हियर। समझ आ गया नहीं आ गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या दिया? यू करके एक लाइन आपने लगानी है और उस पर लिख देना फ्लो। इसकी हेडिंग क्या दोगे वैसे? वोल्टिक सेल फॉर जिंक एंड सिल्वर, ऊपर हेडिंग दे देना इसकी। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी आ गया। अब मुझे बताएं इसमें ऑक्सीडेशन कौन से हाफ सेल में होगी और रिडक्शन कौन से हाफ सेल में होगी? जिंक वाला सेल, जिंक किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा? मुझे ये बताएं। जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, Zn2 पॉजिटिव बनेगा। तो मैंने आपको बताया था बेटा जी, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा? आपका एनोड होता है। तो रिएक्शन एट एनोड, दिस इज द एनोड। और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये वाला एनोड, ANOD, ठीक है। और ये वाला क्या? रिडक्शन। यहाँ पे सिल्वर क्या करेगा? सिल्वर पॉजिटिव आयन है, एक इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा और सिल्वर में चेंज हो जाएगा Ag0 में। इसकी रिडक्शन होगी। इससे रिएक्शन इन रिडक्शन हाफ सेल भी कह सकते हैं, रिएक्शन एट कैथोड भी कह सकते हैं। ये बतौर कैथोड के काम करेगा। इसके ऊपर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। सिल्वर आके इसके ऊपर क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। प्रॉब्लम किसी नहीं समझ आया? दोबारा बात कर लो। क्लियर हो गया नहीं हो गया?
समझ आ गया सबको? सो ये चीज बेटा आपसे उन्होंने पूछी थी। अब आप बताएं कैथोड कौन है, एनोड कौन है? तो उन्होंने ये लेबल कैथोड, तो किसको कैथोड कहेंगे हम लोग? इसको कैथोड कहेंगे, सिल्वर, ठीक है, कैथोड, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? एनोड। मैंने इधर लिख दिया, मैं रिएक्शन एड लिख ही देता हूं, एड कैथोड, और इधर लिखना रिडक्शन, ठीक है, और इधर लिखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अकरिंग। जहां पे ऑक्सीडेशन है वो एनोड है। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा इधर आगे आ जाए आप लोग। तो और क्या पूछा था जी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता दिया, कैथोड भी बता दिया, एनोड भी बता दिया, क्लियर हो गया, सेल भी बन गया। प्रॉब्लम ये पहले भी मैंने बनाया था, आप दोबारा मैंने, और सॉल्ट ब्रिज तो हमने बनाया ही नहीं है ना हुआ? अच्छा, तो चार चीजें पूरी करनी है, दो ऑप्शन, एक सॉल्ट ब्रिज और एक बेटा वोल्टमीटर भी आपने लगाना। चारों चीजें पूरी हो गई हैं, डायरेक्शन भी शो कर दी, एनोड कैथोड को भी लेबल कर दिए, ठीक है। कैथोड को लेबल किया, एनोड को किसने किया लेबल? ठीक है, दिस इज एनोड। क्लियर हो गया? ये रिएक्शन सारे लिखने हैं, ऊपर हेडिंग देके, नीचे अगर आप लिखते हैं ना रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, एनोड इज दिस, कैथोड इज दिस, अगर आप बता देंगे, आपने कहना जिंक इज एक्टिंग एज एन एनोड, बिकॉज उसके बाद लिख दें कि रिएक्शन एट एनोड, फिर कहें सिल्वर इज एक्टिंग एज कैथोड, और उसके बाद उसका रिएक्शन लिख दें, तो बेटा बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपका। मैंने आपको स्केच बता दिया ना, अब लेक्चर सुन के आप लिख लेना, पॉइंट्स तो मैंने दे दिए आपको, सारी बातें रिकॉर्डेड, आप लिखनी है आपने, मुझे चेक भी करवा दीजिएगा। नेक्स्ट जी, अब बेटा कौन कौन से रिएक्शन, मैं बड़ा आ चुका हूं ये रिएक्शन आपको, डैनियल सेल के अंदर कौन कौन से रिएक्शन नुमा होते हैं। शक्ल बनानी आ गई ना? एक्टिव मेटल बतौर एनोड काम करती है, और जो आपकी कम एक्टिव मेटल होती है वह एज ए कैथोड काम करती है। कॉपर भी कहता है एज ए कैथोड काम कर रहा था, जिंक वहां पे एनोड के तौर पर काम कर रहा था। चलो आज आपको एक चीज बता देता हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेटल ज्यादा एक्टिव है और कौन सी कम एक्टिव है? बेटा जी ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक मेरे पास टेबल पड़ा हुआ है, आप इसको देखें तो इसके अंदर बेटा याद रखना, ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रो, अगर मुकाबला होगा ना, मेरी बात गौर से सुनना, अगर किसी सॉल्यूशन में आपका एल्यूमिनियम आयन भी हो, या पहले जिंक कहां पे है, जिंक देखें मेरा, ये, और ये कौन है, कॉपर, समझ आया नहीं यार? तो जो ऊपर वाला आयन होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा, नीचे वाला कम। अगर किसी सॉल्यूशन में कॉपर भी है और जिंक भी है, तो कॉपर न्यूट्रल मेटल में चला जाएगा और जिंक आयन की फॉर्म में चला जाएगा। जो ऊपर वाले आपके एटम्स है ना बेटा, वो ज्यादा एक्टिव है बनिस्बत किसके, समझ आया नहीं? आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में आपके दो आयंस मौजूद है, तो पहले जो डिपॉजिट होगा वो कौन होगा, कॉपर होगा, बाद में कौन होगा, जिंक। कॉपर पहले डिपॉजिट होगा, कॉपर पहले कॉपर मेटल में चेंज होगा, बाद में जिंक मेटल में चेंज होगा, समझ आया? कॉपर की याद रखना, आयन बनाने की सलाहियत या डिपॉजिट होने की सलाहियत या इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत वो जिंक से क्या ज्यादा है। या ये कह दिया जाए कि जो एटम्स नीचे हैं वो ऊपर वालों से इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं। अब मैं आपसे ये कहता हूं, मैं एक सेल बनाना चाहता हूं, उसमें सिल्वर भी इस्तेमाल करना चाहता हूं, उसमें कैल्शियम इस्तेमाल करना चाहता हूं, ठीक है, सुन रहे हो? अब बताएं जो कैल्शियम होगा वो एक्टिव होगा या सिल्वर एक्टिव होगा? ऊपर कौन है, कैल्शियम, देखा ना, कैल्शियम ऊपर है और सिल्वर नीचे है, एक्टिव कौन है, कैल्शियम। तो कैल्शियम वाला जो कंपार्टमेंट होगा वो बतौर किसके काम करेगा, एनोड के, वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जो सिल्वर होगा वो लेगा। समझ आया नहीं आया? सिल्वर लेस एक्टिव है, ठीक है, एज कंपेयर टू द कैल्शियम। समझ नहीं आएगी मेरे ख्याल में बेटा। जो आपको दो एटम बताता हूं, देखिए सबसे पहले पोटाशियम में फिर सोडियम है, तो इन दोनों में से ज्यादा एक्टिव कौन है, जो ऊपर आ रहा है। जो ऊपर वाला होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा बनिस्बत नीचे वाले के, समझ आया नहीं यार? ऊपर वाला जो है वो ज्यादा एक्टिव होगा बनिस्बत किसके, नीचे वाले के। ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन छोड़ने की सलाहियत ज्यादा होगी बनिस्बत नीचे वाले के, तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ऊपर वाला देगा, बस ये याद रखना आपने। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक टेबल है, इसको अपने माइंड में बिठा लें आप लोग, सो नो प्रॉब्लम। अब नेगेटिव आयंस है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि कौन सा नेगेटिव आयन बनाने की सलाहियत ज्यादा रखता है। अब अगर एक सॉल्यूशन के अंदर आपका ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? तो बताएं मुझे, अगर
अगर अगर अगर क्लोरीन और ब्रोमीन में मुकाबला हो रहा है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा या ब्रोमीन? क्लोरीन करेगा। एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है ना, ऊपर को बढ़ रही है, यहां लेने की बात हो रही है, तो क्लोरीन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा ब्रोमीन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर वाले की ज्यादा, नीचे वाले की क्या? तो नेगेटिव आयन जो बनाया, तो आयन बनाने की सलाहियत है। पोटाशियम की पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत सोडियम के मुकाबले में ज्यादा है। समझ आया नहीं यार? तो पोटाशियम सोडियम याद रखना, पोटाशियम और सोडियम में मुकाबला हो तो सोडियम जो है ना, याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, ये लूज करेगा, क्योंकि इसकी पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत ज्यादा है ना। इस टेंडेंसी फॉर द इलेक्ट्रॉन इज लेस एज कंपेयर टू सोडियम। और यहां पे ज्यादा की बात हो रही है कि किसके इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज्यादा है। फ्लोरीन जो है उसके इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत सबसे ज्यादा, वो क्लोरीन को भी रिप्लेस करेगा, ब्रोमीन को भी रिप्लेस करेगा, आयोडीन को भी रिप्लेस करेगा, इन चीजों को समझो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। सो दिस इज, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये आपको बताती है कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की सलाहियत ज्यादा और किसकी कम। आप ये पॉजिटिव को फिलहाल दिमाग में बैठाएं, ठीक है। नेक्स्ट एक और भी मेरे पास टेबल है, इफ यू वांट टू सी आई विल शो यू। ये देख रहे हैं आप, सबको समझ आ रही है? नजर आ रहा है ना? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, कहता है शो द ईज और टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब रगबत ऑफ स्पीशीज टू एक्सेप्ट और लूज इलेक्ट्रॉन्स रिटन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो वीक, अभी गौर से देखें, ये मेंशन कर रहे हैं आपके सामने सबको, ठीक है। तो कहता है स्पीशीज इन द टॉप लेफ्ट, और उसके बाद लो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम के इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत कम, सबसे ऊपर कौन है? लिथियम है, फिर पोटाशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है। सुन रहे नहीं सुन रहे? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है जी? जिसकी आपने क्या होगी? ऑक्सी, उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उससे इलेक्ट्रॉन, तो नीचे से ऊपर, ये देखें, अब ये कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो नीचे वाले आपके एटम्स है वो ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रॉन लूजर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दे आर द इलेक्ट्रॉन लूजर और गेनर्स। गेनर्स ऑक्सीडाइजिंग, दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा, अपनी रिडक्शन होगी उसकी। समझ आया नहीं यार? दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये लेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। यहां से नीचे देखें, नीचे नॉन मेटल्स आ रही है ना, और यहां पे क्या? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, नीचे से ऊपर। अब ये क्या करेंगे कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये देंगे, फिर बात हुई आगे, खींचेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन होगी, देंगे फिर रिडक्शन होगी ना, वो एब्जॉर्ब करेंगे, ये छोड़ेंगे। समझ आ रहा या नहीं आ रहा? तो ये ऊपर से नीचे बेटा आपको उन्होंने, देखिए वो आप थोड़े से याद कर ले आपके लिए, दैट इज एनफ। इसको फिलहाल आप रहने दें, ठीक है। आगे चलें, प्रॉब्लम किसी को? सो नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क। इसकी वर्किंग जरा गौर से सुन लें। एक्टिव मेटल हमेशा याद रखना, वो एज ए एनोड काम, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और दूसरी जो लेस एक्टिव उसकी क्या होगी? रिडक्शन होगी। तो इन द डैनियल सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक, वही बात आ गई, जिंक रॉड से टुवर्ड्स द
कॉपर रॉड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। पहली बात आ गई, वही बात मैंने लिखी दोबारा से, दिस इज बिकॉज जिंक हैव मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन देन कॉपर, जिंक हैव मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन कॉपर, ये भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे ना। ऐसा क्यों होता है कि जिंक से इलेक्ट्रॉन्स कॉपर की तरफ जाते हैं? बिकॉज जिंक हैव मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। प्रॉब्लम, जिंक एटम्स फ्रॉम द रॉड गो इनटू द, जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो आयन बनेंगे ना, अब आयन रॉड पे थोड़ी रहेगा, वो तो सोल्यूशन में रहते हैं। ठीक है, तो जिंक एटम्स जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं तो दे गो फ्रॉम द रॉड इनटू द सॉल्यूशन एज जिंक आयंस, लीविंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द रॉड। वो इलेक्ट्रॉन्स को रॉड पे छोड़ देते हैं और उनको वहां से कौन सक कर लेता है? ये कॉपर आयन थ्रू द वायर सक कर लेता है और खुद रॉड के साथ जाके चिपक जाता है। These electrons flow in that external, अब ये सारी डिटेल्स दी जा रही है, ये ऊपर पहली बात लिखी है ना मैंने, अब उसकी डिटेल्स दी जा रही है कि जिंक ने क्यों छोड़ा, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन की जो रगबत है, जो टेंडेंसी है, वो कॉपर के मुकाबले में ज्यादा है, इसलिए उसने छोड़ दिया और कॉपर ने ले लिया। फिर क्या कहा कि हाँ, अब वो जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो जिंक आयन कहां जाएगा? तो जिंक आयन विल लीव द रॉड एंड इट विल गो इनटू द सॉल्यूशन। फिर अब वो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने छोड़े रॉड पे, वो कहा क्या करेंगे? द इलेक्ट्रॉन दैट आर लेफ्ट बाय द जिंक एटम ऑन द rod and they go into the solution in the form of zinc ions. Those electrons flow in the external circuit towards the copper rod. ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? कॉपर दस ऑक्सीडेशन, अब देखिए ऑक्सीडेशन कहां पे हो रही है? जिंक वाले सेल में ना। Thus oxidation half reaction occurs at the anode compartment, that is the zinc compartment. Copper ions in the copper sulfate solution, ये देख रहे हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है और यही वजह बने इलेक्ट्रॉन छीनने की। ये तो copper ions in the copper sulfate solution capture electrons from the copper electrode and are reduced. तो ये क्या करते हैं? यहां से इलेक्ट्रॉन जो यहां से आ रहे हैं उनको कैप्चर करते हैं और खुद इनकी रिडक्शन होती है। रिडक्शन क्या? दो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, मेटल की फॉर्म में जाकर रॉड के साथ चिपक जाएंगे। तो कॉपर आयंस इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कॉपर इलेक्ट्रोड, दैट, ठीक है, एंड दे आर रिड्यूस्ड, दे आर कन्वर्टेड इनटू द मेटल। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर्स एट द कैथोड आर द कॉपर कंपार्टमेंट, कॉपर हाफ सेल। क्लियर हो गया? Such oxidation and reduction reactions are called half cell reactions. बेटा अगर बंदा आपसे कहे कि हाफ सेल रिएक्शंस लिखें तो फिर आपने इस सेल का भी रिएक्शन लिखना और आपको पता है जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ये वाला, तो इसको हमने एनोड का नाम दिया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल या एनोड, और रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन क्या? कैथोड का रिएक्शन आपने लिखना। ये हाफ सेल रिएक्शंस को बंदा पूछे तो आपने लिखने हैं, ये मतलब है इनका। यहां तक आपका वर्किंग खत्म हो गया था। ये एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और सल्फेट का हमने लिखा ही नहीं है, तो आपने कहना सल्फेट आयंस मूव फ्रॉम द थ्रू द सॉल्ट ब्रिज फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टुवर्ड्स द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये जुमला इसके अंदर ऐड कर देना। तो सच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है मैं आपको बता चुका हूं पहले, कैथोड पे क्या हो रहा है ये भी आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन मजे की बात आपको समझाऊं, देखिए जिंक के साथ एस लिखा, मतलब ये सॉलिड था, रॉड में था, आगे वो एक्वस बन गया, सोल्यूशन में आ गया। कॉपर पहले एक्वस था, सोल्यूशन में था, दो इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड हो गया, रॉड पे चढ़ गया। बात समझे नहीं समझे? सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में जी आपको कहते हैं कि आइडेंटिफाई द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन अकर्स। बताएं मुझे किस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन अकर होगी? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहे हैं मुझे ये बताएं, सेल में देखें जरा यार, सामने आपके नाम क्या उस सेल का? कौन सा हाफ सेल है ये जिंक? हाँ जी, तो जिंक का हाफ सेल जो है वो किसके तौर पे काम करेगा? एनोड के तौर पर, कैथोड के तौर पे? एनोड के। वहां क्या होगी? जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो ना वहां ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो बेटा जी यही तो उन्होंने पूछा आपसे, इन विच सेल ऑक्सीडेशन इज अकरिंग। आपने पहला जवाब देना ऑक्सीडेशन इज अकरिंग in Zn half cell, full stop। ठीक है जी, and the half cell in which reduction is occurring, तो कहां पर हो रही होगी? अच्छा बेटा एक सवाल पूछूं आप लोगों से, दूसरा ये जवाब है, तो क्या लिखना आपने? रिडक्शन इज अकरिंग
in hydrogen half cell, यार हाइड्रोजन का ऑप्शन। तो बेटा जी मैंने आपको सॉल्यूशंस के चैप्टर में समझाया था कि कुछ मेटल्स जो होती हैं ना वो अपने अंदर हाइड्रोजन को डिसॉल्व कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये जो आपको पतली नजर आ रही है ये प्लाटिनियम की है, किसकी है? पर इसके अंदर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हुई हुई है, जो जिसको आप बतौर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। यहां पे इसके अंदर जो मौजूद हाइड्रोजन है वो एज ए इलेक्ट्रोड काम कर रही है। ठीक है जी। तो रिडक्शन यहां पे, तो ये आपका कौन सा कंपार्टमेंट और ये कौन सा कंपार्टमेंट है? दिस इज द एनोड कंपार्टमेंट बिकॉज हियर द ऑक्सीडेशन इज अकरिंग। दिस इज द कैथोड कंपार्टमेंट वेयर द रिडक्शन इज अकरिंग। रिडक्शन किसकी हो रही है? हाइड्रोजन की हो रही है। किसकी हो रही है? हाइड्रोजन नॉन मेटल है ना, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ही करेगी। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी थोड़ी जिंक के मुकाबले में। जिंक मेटल है या नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेगी तो जिंक मोर एक्टिव होगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। हाँ मेटल होती है तो हम कंपेयर करते हैं, नॉन मेटल है तो पक्का नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगी मेटल से। ठीक है जी। सो ये देखिए कितना पोटेंशियल डेवलप होता है जी, ये इतना पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है। तो आपने बता दिया। तो फॉलोइंग रिएक्शंस अकर इन द सेल, ये एनोड पे ये हो रहा है, कैथोड पे ये हो रहा है, तो आपने बता देना। अब देखिए ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं यार? लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं? लूज हो रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज द रिडक्शन, दिस इज द ऑक्सीडेशन। अब ये कौन सा सेल है? जिंक हाफ सेल में हो रही है। ये किस में हो रही है? हाइड्रोजन हाफ सेल में हो रही है। रिएक्शन भी आपको दे दी है, रिएक्शन भी आपको दे दी है। तो आपने कहना ऑक्सीडेशन इज अकरिंग इन द जिंक हाफ सेल बिकॉज दैट इज, आप बेशक इसके नीचे दैट इज लिख के ना यहाँ पे, उसके बाद ये रिएक्शन डाल दे यहाँ इसके नीचे। रिडक्शन इज अकरिंग इन द हाइड्रोजन हाफ सेल, दैट इज, ये रिएक्शन डाल दें इसकी जगह। समझियो नहीं समझे? अब बेटा एक कंपैरिजन है जो कि आपके बुक पे नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं आपको आना चाहिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल? तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इट कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट याद रखना, इट कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू ए बैटरी। इसके अंदर आपको बैटरी लगानी पड़ती है, इसको आपको बाहर से एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में नहीं हो रहा होता ना, आप करवा रहे होते हैं जबरदस्ती बिजली के जरिए से। पहले जो डेफिनेशन देना मैं तो आपसे ये कहूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन दे, ए सेल दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल के अंदर कहते हैं ए सेल दैट कन्वर्ट्स द chemical energy into electrical energy. Reaction occurring in the electrolytic cell is non-spontaneous. Reaction occurring in the galvanic cell is spontaneous. खुद होता है, प्रॉब्लम किसी को। फिर जी समझा, बैटरी कनेक्टेड होती है, सेल बर्तन जो है उसको सेल कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके आयंस पड़े हुए होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। वो किस पे मुश्तमिल होता है? एक हाफ सेल में। ये कितने वो एक सेल पे सॉरी मुश्तमिल होता है, और ये कितने दो हाफ सेल्स मिलकर पूरा सेल बनाते हैं। लेकिन हुआ नहीं हुआ? देखिए दो हाफ सेल्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स कनेक्टेड थ्रू ए सॉल्ट ब्रिज। क्लियर हो गया? एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज व्हाइल कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे क्या है? एनोड पे कौन सा चार्ज था? चेक करें, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं नहीं, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो कौन सा चार्ज है इस पे? और कैथोड पे। अब समझ आई? चार्ज ही हो गए, समझे? जिंक एज एनोड काम कर रहा ना, उस पे ऑक्सीडेशन, जिस पे ऑक्सीडेशन है वो एनोड, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम हो रहा है ना। तो लेकिन चार्ज इस पे नेगेटिव, चेक कर लो, एनोड हैज नेगेटिव चार्ज व्हाइल कैथोड हैज पॉजिटिव। देखिए वहां पे उलट है, समझियो? ये फर्क याद रखना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड हियर द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट इज यूज्ड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू take place, but here redox reaction takes place spontaneously to produce the electrical current. उधर करंट यूज हो रहा है, यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। आप ये भी डाल दें कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट इज यूज्ड, बट इन गैल्वेनिक सेल करंट इज प्रोड्यूस्ड। नहीं समझा? काफी है इतना, ये लिखिएगा प्लीज, मजा आएगा आपको भी जवाब देने का, और मुझे तो बहुत ही मजा आएगा पढ़ के, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मुझे बताएंगे। तो फिर यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो मेरे से पूछे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बैटरी ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह।